आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम इस वैश्विक संकट की घड़ी में हमारा जो अध्ययन है उसको कंटिन्यू करते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज से आपको करंट अफेयर्स का जो आपका टाइमिंग था, मंडे को प्रत्येक सोमवार को आपको करंट अफेयर्स मिलता था, वो सीरीज़ रेगुलर चलती रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बताने के लिए आया था कि आपकी सीरीज़ सोमवार से रेगुलर, जैसे पूर्वज जो हमारा समय था, जो पूर्व का हमारे टाइम टेबल था, उसी के अनुसार चलेगा। लेकिन उससे पहले यदि आया हूँ तो थोड़ी सी समग्रता से जो इन एक सप्ताह 10 दिन के गैप में कुछ हुआ है, कुछ भाग आज कर लेते हैं, कुछ पार्ट हम सोमवार को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारा पढ़ाने का तरीका होता था, सबसे पहले हम एक राज्य विशेष को लेते थे। किसी भी दिन की चर्चा में जब हम अपना करंट अफेयर प्रारंभ करते थे तो एक राज्य विशेष को लेते थे। तो आज राज्य के विशेष में सबसे पहले हम देखेंगे त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा से संबंधित कुछ जानकारियाँ देखेंगे। त्रिपुरा इन दिनों क्यों चर्चा में रहा, या त्रिपुरा की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आईएएस की, लोक सेवा आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं या राज्य लोक सेवा आयोग की आप तैयारी कर रहे हैं। तो राज्य में त्रिपुरा की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। राज्यपाल कुछ दिनों पहले ही नए बनाए गए थे, तो रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और बिप्लब कुमार देव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। बिप्लब कुमार देव, ये सामान्य जानकारियां हैं, इतना आपको पता होना ही चाहिए। अब आते हैं हम विषय वस्तु पर कि हमारे त्रिपुरा में क्या हमको पढ़ना है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है त्रिपुरा विशेष में। यदि हम देखें तो सबसे पहले जब हम त्रिपुरा राज्य में आते हैं तो आपको पता है त्रिपुरा राज्य ने एक कार्यक्रम चालू किया था, प्रारंभ किया था, उसका नाम था नूतन दिशा कार्यक्रम। और जो ये नूतन दिशा कार्यक्रम था, ये जो शिक्षक होते हैं, जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को क्या था, प्रशिक्षित करना था। उन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम था। तो याद रखिएगा, यदि आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाए कि नूतन दिशा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, तो नूतन दिशा कार्यक्रम जो है ये त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा कि पूर्वोत्तर भारत को पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है। रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से पहली बार पूर्वोत्तर भारत को जोड़ा जा रहा है, किससे, बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, त्रिपुरा को जोड़ा जा रहा है। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो त्रिपुरा को जोड़ा जा रहा है, कौन से नेटवर्क से, ब्रॉड गेज नेटवर्क पर जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये जानकारी हो गई कि मीटर गेज पे जोड़ा जा रहा है या ब्रॉड गेज नेटवर्क पर। तो ब्रॉड गेज नेटवर्क पर जोड़ा जा रहा है। अब त्रिपुरा को जोड़ा जा रहा है तो त्रिपुरा के किस स्थान से बांग्लादेश के किस स्थान को जोड़ा जा रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला यहाँ की राजधानी है, सबको पता है, पहले भी बताया था। अगरतला को जोड़ा जा रहा है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के अखौरा से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। बांग्लादेश के अखौरा को जोड़ा जा रहा है। यदि स्थान की बात करें तो जो त्रिपुरा के अगरतला में जो स्थान है, इसका नाम है निश्चिंतपुर, ठीक है। और जो अखौरा जो बांग्लादेश का स्थान है, उसका नाम है गंगा सागर, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न तैयार हुए कि पूर्वोत्तर भारत की, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को सर्वप्रथम बांग्लादेश के साथ ब्रॉड गेज नेटवर्क पर जोड़ा गया, तो वो राज्य है पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा राज्य के किस स्थान को बांग्लादेश से जोड़ा गया, तो त्रिपुरा राज्य के अगरतला को जोड़ा गया है अखौरा से। यदि आपसे स्थान का नाम पूछ ले, ये तो आपका राजधानी शहर है, यदि स्थान के नाम को पूछ ले कि किस स्थान को जोड़ा गया, तो उस स्थान का नाम है निश्चिंतपुर। मतलब जो ट्रेन चलेगी वो निश्चिंतपुर, जो कि अगरतला में है, निश्चिंतपुर से जोड़ेगी किसको, गंगा सागर को। और गंगा सागर कहाँ पर है, अखौरा में, और अखौरा कहाँ पर है, बांग्लादेश में। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि पूछा जाए कि यह क्या पहला है,
पहला रेल कनेक्टिविटी है भारत और बांग्लादेश के बीच? तो नहीं, इससे पहले भी 2 ट्रेनें चल रही हैं। कौन कौन सी? एक चल रही है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी चल रही है बंधन एक्सप्रेस। ये दोनों पहले से चल रही हैं, लेकिन ये जो है पूर्वोत्तर भारत से नहीं जोड़ती हैं, ये जोड़ती हैं कोलकाता से, मतलब पश्चिम बंगाल से। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये पूर्वोत्तर भारत से है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली भारत से बांग्लादेश को जोड़ने वाली कौन सी ट्रेन थी, तो ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश से जोड़ा गया है ब्रॉड गेज नेटवर्क पर, किन 2 शहरों को जोड़ा गया? तो निश्चिंतपुर और गंगा सागर को जोड़ा गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एडीबी ने ऋण दिया है, बहुत सारी संस्थाओं ने ऋण दिया है भारत को, ठीक है। तो एडीबी ने जो दिया है 1925 करोड़ रुपए, ये दिया है, किसको दिया है? त्रिपुरा सरकार को दिया है। क्यों दिया है ये पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि एडीबी ने त्रिपुरा राज्य सरकार को कितना ऋण दिया है, तो 1925 करोड़ रुपए दिया है। क्यों दिया है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रौखिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रौखिया प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने ऋण दिया है, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया कि त्रिपुरा राज्य सरकार को 1925 करोड़ रुपए का ऋण मिला है एडीबी द्वारा, और एडीबी ने जो ऋण दिया है वो रौखिया प्रोजेक्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया है। अभी हम पढ़ रहे हैं त्रिपुरा राज्य विशेष के बारे में देख रहे हैं, तो जो भी जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा पर फोकस है, ठीक है। और आपको पता है 7वीं आर्थिक जनगणना, यदि आपसे पूछा जाए 7वीं आर्थिक जनगणना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 7वीं आर्थिक जनगणना जो प्रारंभ हुई है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? किस राज्य से हुआ था? तो 7वीं आर्थिक जनगणना का प्रारंभ हुआ था त्रिपुरा से। ये भी प्रश्न बन सकता है। और अभी हाल ही में बंगाल की एक परीक्षा में स्टेट पीसीएस का एग्जाम था, वहाँ पर ये प्रश्न आया था। तो याद रखना है 7वीं आर्थिक जनगणना जो है वो त्रिपुरा राज्य से प्रारंभ हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत का पहला आर्थिक जोन, विशेष आर्थिक जोन, सेज बोलते हैं ना, ठीक है, या विशेष आर्थिक जोन, तो आपको पता है कि पूर्वोत्तर भारत का जो विशेष आर्थिक जोन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन कहां पर बनाया गया है? तो ये है त्रिपुरा के सबरूम जिले में। ये आपको पता होना चाहिए, सबरूम जिला है त्रिपुरा का, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा का विशेष आर्थिक जोन या पूर्वोत्तर भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन कहाँ पर बना है? तो वो त्रिपुरा में बना है और त्रिपुरा के सबरूम जिले में बना है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, एक महल का नाम आता है नील महल, ठीक है। यदि कभी आपसे पूछा जाए परीक्षा में नील महल कहाँ स्थित है, तो नील महल ये रुद्र सागर झील में स्थित है त्रिपुरा में, ठीक है। छोटी सी जानकारी थी तो देख लेते हैं। अब त्रिपुरा की यदि बात करें तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं त्रिपुरा में जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, और प्रत्येक वर्ष हर एग्जाम में 1 से 2 राष्ट्रीय उद्यान के प्रश्न, जैव विविधता से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। या टाइगर रिजर्व का नाम देके पूछ लिया जाए किस राज्य से जुड़ा है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण हैं, एक है क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रिपुरा से संबंधित है। दूसरा है राजबरी नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हैं जो त्रिपुरा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त 3 और चीज़ें महत्वपूर्ण है, 3 वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ से जुड़े हुए हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक है तृष्णा, रोआ है और गुमती है, ठीक है। तृष्णा, रोआ और गुमती ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। कहाँ से संबंधित हैं? त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा से संबंधित 5 चीजें याद रखनी है। क्या? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है? त्रिपुरा में। राजबरी नेशनल पार्क त्रिपुरा से संबंधित है। तृष्णा, रोआ और गुमती ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा के बारे में इतना आपको याद रखना है। और त्रिपुरा ने इस बार 2020 में
2019 में पहली बार इसने क्या मनाया था? हार्नबिल फेस्टिवल। त्रिपुरा ने पहली बार हार्नबिल फेस्टिवल मनाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने पहली बार हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल त्यौहार मनाया है? तो वो राज्य है त्रिपुरा। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है कि हार्नबिल जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है, विशेष रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये है नागालैंड का त्यौहार है। और आपको पता है नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और कोहिमा में यह त्यौहार मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में ये मनाया जाता है। यहीं पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पक्के पागा हार्नबिल क्या है? पक्के पागा हार्नबिल। अब ये जो हार्नबिल था ये दूसरा है, लेकिन यदि इसके आगे पूछा जाए कि पक्के पागा हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा पक्के पागा हार्नबिल और हार्नबिल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए। पक्के पागा हार्नबिल अरुणाचल प्रदेश, जबकि हार्नबिल की बात यदि किया जाए तो इसका संबंध नागालैंड से है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या इसमें बचा है। तो एक प्रश्न इसमें और महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। ये है पहला मेगा फूड पार्क। अभी तक हमने पढ़ा था पहला आर्थिक जोन, विशेष आर्थिक जोन देखा था, वो हमने देखा सबरूम जिले में बना है पूर्वोत्तर भारत का। ठीक है, लेकिन अब है प्रश्न पहला मेगा फूड पार्क त्रिपुरा में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बना है? तो ये सिकरिया जिला में बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों को कोरिलेट करके देखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन बना है सबरूम जिले में, लेकिन पहला मेगा फूड पार्क जो है ये सिकरिया मेगा फूड पार्क है। तो याद रखिएगा सिकरिया और सबरूम ये दो जिले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो त्रिपुरा से संबंधित बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं वर्ष भर में। 2019 में जितने घटनाक्रम थे महत्वपूर्ण त्रिपुरा से संबंधित, उनकी चर्चा, उन योजनाओं की चर्चा हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और अक्सर कुछ ना कुछ प्रश्न या तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ। ठीक है, अभी हाल ही में 3 स्थानों के नाम बदले गए हैं। सबसे पहले जो जानते हैं आप, जम्मू एयरपोर्ट था, जम्मू एयरपोर्ट इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा था जम्मू यूनिवर्सिटी, इसका नाम बदल दिया गया है। और तीसरा जो बदला गया है वो है सिटी चौक। ये जम्मू में है, ओल्ड जम्मू में है, क्या नाम है? सिटी चौक। इसका भी नाम बदल दिया गया है और ये तीनों पता होना चाहिए कि क्या नाम बदला गया है। तो जो जम्मू एयरपोर्ट था, उसका नाम बदल कर दिया गया है महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। ठीक है, और जो जम्मू यूनिवर्सिटी था इसका नाम बदल कर दिया है महाराजा गुलाब सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक, और जो जम्मू का जो सिटी चौक था, ओल्ड जम्मू का जो सिटी चौक था, इसका नाम रखा गया है भारत माता चौक। ठीक है, भारत माता चौक। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये जो महाराजा हरि सिंह थे ये किस वंश के राजा थे, या जो महाराजा गुलाब सिंह थे ये किस वंश के राजा थे? इनका वंश भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो भाषा है, एक डोगरी भाषा का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये जो है डोगरा वंश के राजा थे। ठीक है, महाराजा हरि सिंह और महाराजा गुलाब सिंह, जिनके नाम पर एक हवाई अड्डे और एक विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, ये डोगरा वंश के राजा थे, ये आपको पता होना चाहिए। और जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के संसाधनों के बंटवारे के लिए एक समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था वो आपको पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के संसाधनों के बंटवारे के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे संजय मित्रा। ठीक है, संजय मित्रा के नेतृत्व में, संजय मित्रा के अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग संसाधनों के बंटवारे के लिए, जब 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बने तो उनके संसाधनों के बंटवारे के लिए जो समिति गठित की गई थी वो संजय मित्रा के नाम पे की गई थी। और संजय मित्रा को आप संजय कुमार पात्रा से कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि संजय कुमार पात्रा अभी हाल ही में हमारे तुर्की के नए राजदूत बने हैं, एम्बेसडर बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आगे क्या है। अब आप जानते हैं कोरोना का संकट चल रहा है, तो कोरोना से संबंधित कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कोविड-19 के फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जो इन दिनों चल रहा है। ठीक है,
तो इसके बारे में देख लेते हैं, और इसको वन लाइनर फैक्ट है तो आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से कथन में इस तरह से पूछा जा सकता है। सबसे पहले केरल राज्य सरकार, आपको पता है महाराष्ट्र, भारत में महाराष्ट्र और केरला ये दो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं कोरोना संक्रमण से। सबसे ज़्यादा यदि भारत में कोई राज्य प्रभावित है तो महाराष्ट्र और केरला। किसी दिन महाराष्ट्र नंबर 1 पे हो जाता है, किसी दिन केरला, तो दोनों में इस बात का कंपटीशन चल रहा है। तो केरला और महाराष्ट्र अभी हम प्रेजेंट टाइम पे नहीं बता सकते कौन सा है, लेकिन जब मैंने इसकी तैयारी किया था कि आज आपको इसको पढ़ाना है तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था। ठीक है, तो ये क्रम इनका बदलता रहता है, कभी महाराष्ट्र में केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कभी केरला में। तो कोविड-19 से संबंधित है कि केरल राज्य सरकार ने क्या किया है, 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। क्यों दिया है? जो कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं या इससे जो भी समस्या हो रही है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के आर्थिक जो भी समस्याएं हो रही हैं, तो 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषणा किया है किसने? केरल राज्य सरकार ने किया है। दूसरा फैक्ट क्या है इससे संबंधित कि इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स का गठन किया गया था भारत सरकार द्वारा। क्या? इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स। इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स। और ये जो फोर्स बनाई गई थी, टास्क फोर्स जो बनाई गई थी, इसकी प्रमुख थी निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्ष थी निर्मला सीतारमण। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त डिजिटल स्वमूल्यांकन परीक्षण, ये भी कोविड-19 से ही संबंधित है। क्या? डिजिटल स्वमूल्यांकन परीक्षण। डिजिटल स्वमूल्यांकन परीक्षण कोविड-19 के लिए कराने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। और आपको पता ही होगा कि अभी तक गोवा में एक भी केस नहीं मिले हैं कोविड-19 के, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप एक नाम याद रखिएगा, क्या? फ्रांसिस्को, महत्वपूर्ण नाम है, फ्रांसिस्को गार्सिया। फ्रांसिस्को गार्सिया, इनकी अभी हाल ही में कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हुई है। इनकी उम्र महज 21 वर्ष थी और ये क्या थे? ये फुटबॉल कोच थे, स्पेन के फुटबॉलर थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रांसिस्को गार्सिया अभी तक ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के चलते हुई है। आगे अभी इसमें बहुत कुछ है तो देख लेते हैं। केमिकल फ्री, आप जानते हैं जब से कोविड-19 का संक्रमण बढ़ा है, हैंड सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई है मार्केटों में, बाज़ारों में, और इससे क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट हैंड सैनिटाइजर मार्केट में मिलने लगे हैं। ठीक है, खपत इतनी ज़्यादा हो गई है। तो भारत में, भारत के एक विश्वविद्यालय ने या एक संस्थान ने क्या बनाया है? केमिकल फ्री हैंड सैनिटाइजर। ठीक है, केमिकल फ्री हैंड सैनिटाइजर। अब महत्वपूर्ण क्या है, आपसे पूछा जा सकता है भारत में केमिकल फ्री हैंड सैनिटाइजर किसने बनाया है? तो CSIR का नाम सबने सुना होगा। CSIR नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इनके द्वारा, इनका हिंदी में है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान, औद्योगिक अनुसंधान विकास परिषद, तो इनके द्वारा बनाया गया है केमिकल फ्री हैंड सैनिटाइजर। इनके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है इनके अतिरिक्त किस संस्था ने बनाया है? CSIR के अंतर्गत किस संस्था ने केमिकल फ्री हैंड सैनिटाइजर बनाया है? तो वो संस्था कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च। ठीक है, तो इसके द्वारा बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा यह बनाया गया है। तो याद रखना है हमें क्या? केमिकल फ्री हैंड सैनिटाइजर CSIR द्वारा बनाया गया है, और CSIR की इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च, ये जो संस्था है इसके द्वारा बनाया है। अब बात आती है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च, ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूट है पालमपुर में, और पालमपुर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,
तो ये हिमाचल प्रदेश पे है। इसको पालनपुर से कन्फ्यूजन मत करिएगा, पालनपुर और पालमपुर अलग अलग है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पालनपुर जो है ये किस राज्य में है। पालमपुर जो ये संस्थान जहाँ पर है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी, ये है पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। आपको बताना है कि पालनपुर ये किस राज्य में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें अभी आगे, तो भारत सरकार द्वारा एक माई गवर्नमेंट, सबने सुना होगा और देखा भी होगा शायद, कोरोना हेल्प डेस्क। अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कोविड-19 के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जो भी फैक्ट है, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है, सबको पता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर इसको तैयार किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमें जानना है। तो इसको भारत सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर तैयार किया है, और इसके लिए जो नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगी वो है 9013। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, यदि किसी को कोई समस्या है तो इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करिए, 9013151515। इससे आप व्हाट्सएप से आप माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क से जुड़कर समस्त जानकारियों को आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि क्वारंटाइन सुविधा, आप जानते हैं आर्मी हुआ चाहे एयरफोर्स, हमारा जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इनके भी जवान इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो इंडियन नेवी ने भी अपना पहला क्वारंटाइन जो परिसर है उसको बनाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारतीय नौसेना द्वारा अपना क्वारंटाइन परिसर कहाँ बनाया गया, तो इसको बनाया गया है कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। ये आपको पता होना चाहिए, विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने अपना क्वारंटाइन परिसर बनाया है। जब बात आती है विशाखापट्टनम की, तो आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, मैंने पढ़ाया है इसलिए पूछ रहा हूं कि विशाखापट्टनम में कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है, कमेंट बॉक्स में बताना है। किस रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि कोविड-19 ये तो वायरस का संक्रमण का नाम हो गया, एक है कोविड-19, ये क्या है, चैटबॉट है, ठीक है। तो कोविड-19 चैटबॉट किस राज्य सरकार ने बनाया है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, कोविड-19, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको बनाया है गोवा सरकार ने। गोवा सरकार ने कोरोना से संबंधित समस्त समस्याओं के निदान के लिए, उससे संबंधित जानकारी के लिए कोविड-19 नामक चैटबॉट को बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम बात करें डू द 5, एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, डू द 5 प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, डू द 5 हेल्प टू स्टॉप कोरोना। अब बताएंगे क्या आपने सुना है कि डू द 5 प्रोग्राम जो है, डू द 5 हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। इसको जो है मिलकर 3 वैश्विक संस्थाओं ने इसको मिलकर शुरू किया है, और ये जो वैश्विक संस्थाएं हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं, WHO, यूनिसेफ, तीसरा है UNDP, ठीक है। WHO, यूनिसेफ और UNDP ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसके साथ, तो व्हाट्सएप के साथ मिलकर इन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया है। कौन सा, डू द 5 हेल्प टू स्टॉप कोरोना वायरस। आप याद रखिएगा कि भारत सरकार ने भी जो अपनी तैयारी किया है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, उसको भी व्हाट्सएप के साथ मिलकर बनाया है, व्हाट्सएप के सहयोग से चला रही है। और ये जो चलाया गया है डू द 5 हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस, इसको 3 वैश्विक संस्थाओं ने, कौन कौन से, WHO, यूनिसेफ और UNDP ने मिलकर चलाया है। WHO जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ जानते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और तीसरा है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यदि बात कर लें कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, UNDP का, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और UNDP का भी हेडक्वार्टर है
न्यूयॉर्क में। अब WHO इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो इसके प्रमुख कौन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टेड्रोस अधानो इसके प्रमुख है। टेड्रोस अधानो जो है WHO के प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यदि बात किया जाए आपसे कि व्हाट्सएप जो कंपनी है इसको किसने शुरुआत किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्रायन एक्टन और जैन कुम, 2 व्यक्तियों ने मिलकर व्हाट्सएप की शुरुआत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हंता वायरस। आपने सुना होगा, सबने सुना होगा हंता वायरस के बारे में। तो हंता वायरस है क्या? हंता वायरस, सबसे पहली बात, अभी हाल ही में जो मामला आया, ऐसे तो यह वायरस जो है पुराना है। ठीक है, अमेरिका में इसके अलग नाम है, एशिया में अलग नाम है, अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। तो हंता वायरस ये भी जो संक्रमण है ये कैसे होता है, किन चीज़ों से होता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो हंता वायरस परिवार के 2 और वायरस हैं जो अमेरिका और कनाडा रीजन में प्रभावित करते हैं, और एक दूसरा है जो एशिया, भारत समेत एशिया में प्रभावित करता है, उसके बारे में अभी देखेंगे। तो अमेरिका और कनाडा में जो वायरस है, हंता वायरस परिवार का जो संक्रमण है, उसका नाम है न्यू वर्ल्ड हंता वायरस। न्यू वर्ल्ड ठीक है, न्यू वर्ल्ड हंता वायरस। और एक दूसरा भी है यहाँ पर सिननाम्बे हंता वायरस। ये जो वायरस हैं, न्यू वर्ल्ड हंता वायरस और सिननाम्बे हंता वायरस, ये अमेरिका, मतलब आप कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका और कनाडा रीजन में इसके मामले सामने पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा में जो वायरस, हंता परिवार का जो वायरस रहता है चर्चा में, जो प्रभावित करता है, वो है न्यू वर्ल्ड हंता वायरस और सिननाम्बे हंता वायरस। जब बात आती है कि एशिया में कौन सा प्रभावित करता है, तो इसका नाम है ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस। जहाँ पे न्यू है, न्यू कहाँ संबंधित है, अमेरिका से, लेकिन जब ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस आता है तो ये एशिया और भारत समेत एशिया के अन्य देशों में जाना जाता है। तो आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है कि न्यू वर्ल्ड हंता वायरस किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका और कनाडा। यदि बात किया जाए ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस, तो एशिया में जो समस्त देश हैं उनके बारे में है। और सिननाम्बे, ये भी काफ़ी चर्चा में था, तो सिननाम्बे हंता वायरस जो है ये भी अमेरिका से ही संदर्भित है। अब हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। सबसे पहले इसके मामले जो अभी हालिया में आए हैं, चीन में आए हैं। चीन में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई सारे व्यक्ति जो है इस संक्रमण से संक्रमित होकर हॉस्पिटल में एडमिट थे। सबसे पहले इसका वाहक कौन होता है? एक होती है कृंतक प्रजाति। कौन से? जो कुतरने वाली प्रजाति होती है, जैसे आप ले लो चूहे को, गिलहरी भी इसी में आ जाती है। तो जो कृंतक प्रजाति होता है, जो हमारी कृंतक प्रजाति होती है, ठीक है, तो कृंतक प्रजाति में जैसे चूहे हो गए, गिलहरी हो गए, ठीक है, इनके द्वारा यह वायरस फैलता है। कैसे? इनके मलमूत्र से, इनके मल मूत्र के संपर्क में आने से, या ये जो चूहे हैं, जो संक्रमित चूहे हैं, यदि हमारे किसी फल सब्जियों, यदि इसको प्रभावित करते हैं, इसमें जो है इसको खाए रहते हैं और हम उसका सेवन कर लेते हैं, जूठा इनका सेवन कर लेते हैं, तो उससे समस्या होती है। तो याद रखिएगा, कृंतक प्रजाति के जो जानवर हैं उसमें होता है, जैसे चूहे हो गए, गिलहरी हो गए, इन सब में जो है ये वायरस इनसे फैलता है। दूसरी बात क्या है कि मानव से मानव में यह वायरस फैलता है। जैसे एक व्यक्ति संक्रमित हो गया, तो क्या एक व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है? इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी बात क्या आपको जानना है कथन के रूप में, क्या महत्वपूर्ण है कि ये जो चूहे हैं ये इस वायरस से व्यक्तियों को तो प्रभावित कर देते हैं, लेकिन ये जो वायरस इनके साथ साथ रहता है, ये इनको किसी भी बीमारी से जो है नहीं देता। मतलब चूहे जो है, और चूहे वायरस के साथ रह सकते हैं, वो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन यदि प्रभावित चूहा, जो संक्रमित चूहा है, उसके मल मूत्र के संपर्क में या उससे डायरेक्ट संपर्क में कोई व्यक्ति आता है, तो वह व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये जो वायरस है, ये चूहों को किसी रोग को जो है, चूहों में किसी रोग को जन्म नहीं देता है। लक्षण की यदि हम बात करें,
तो इसके लक्षण 1 से 8 सप्ताह, मतलब 1 से 8 सप्ताह में मिल जाते हैं। पहले चरण में जो लक्षण होते हैं, पहले चरण में क्या होता है, सर दर्द, बदन दर्द और बुखार, इन सब समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और जो दूसरा चरण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है, क्या, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हैं, किस तरह से समस्याएं आती हैं, वो आपने जान लिया। और जो WHO का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 38% मामलों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हंता वायरस में जो मृत्यु दर है वो 38% है, मतलब 38% लोग, प्रत्येक 100 में से 38 व्यक्ति यदि हंता वायरस से प्रभावित हैं तो वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया हंता वायरस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हाँ यदि चर्चा में है तो हमें देखना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। अभी हाल ही में महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया कब जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है ये डाउन सिंड्रोम जो है ये क्या है, तो डाउन सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है। कैसी डिजीज है, जो ये डाउन सिंड्रोम है क्या है, आप जानते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं मानव में कितने पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं, मानव में कितने पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो टोटल 23 पेयर होते हैं मानव में। ठीक है, 23 पेयर होते हैं, जिसको हम लिखते हैं 22 + XY या 22 + XX। ठीक है, ये जो 20 + XX है ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, और ये जो 20 + XY है ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि 20 + XY पुरुषों में, 22 + XX ये महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है, जो हमारा 21वां गुणसूत्र है, जो हमारा क्रम में 22 में से जो हमारा 21वां है, इसी पर जब एक और गुणसूत्र आ जाता है, मतलब 21 जो है ये ट्वाइस हो जाता है, 2 बार, मतलब 21 पर एक और गुणसूत्र हावी हो जाता है, तब वहाँ पर डाउन सिंड्रोम की समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको 21 मार्च को मनाया जाता है। क्यों 21 क्रम कहाँ से आया, यहीं से कि 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है उस पर डबल हो जाता है, एक और अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, उसी के कारण ये डाउन सिंड्रोम की समस्या होती है। और इसी 21 के कारण ही इसकी जो तिथि है वो 21 रखी गई है, 21 मार्च रखी गई है। समस्या इसमें क्या हो सकती है, यदि इस तरह की कोई बीमारी है किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम, तो मानसिक या शारीरिक अपंगता आ सकती है। मानसिक या शारीरिक अपंगता का शिकार वह व्यक्ति हो सकता है जो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब 21 मार्च को कुछ और महत्वपूर्ण दिवस थे, जैसे विश्व कविता दिवस, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, ये महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये महत्वपूर्ण है, ये भी मनाया जाता है 21 मार्च को। महत्वपूर्ण क्यों है, आप जानते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर रिपोर्ट आती है, किससे संबंधित, भारत में वनावरण से संबंधित। ठीक है, जो रिपोर्ट आती है प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, अभी हाल ही में आई है रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। जैसे भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है, और वनावरण प्लस वृक्ष इसका आवरण कितना है। तो भारत की यदि बात किया जाए तो भारत में जो वन क्षेत्र है वो 21.67% है नई रिपोर्ट के अनुसार, और वन क्षेत्र और वृक्षावरण, जिसमें वन क्षेत्र भी आ जाते हैं और जो वृक्षावरण आ जाता है वो 24.56% है। ठीक है,
21.67% ये बनावरण है और बनावरण प्लस वृक्षावरण 24.56% है। ये याद रखिएगा, अगले 2 वर्ष तक यही डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है। तो अभी आप जो 2 वर्ष एग्जाम देंगे आपको यही डाटा याद रखना है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। अब दूसरी बात आ जाती है कि कौन सा राज्य, यदि हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा बनावरण का क्षेत्रफल किसमें है। जो राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा बनावरण कहाँ पर है, तो जो सबसे ज़्यादा बनावरण का क्षेत्रफल है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है, किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है, तो आपका उत्तर अलग हो जाएगा। तब आपका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य के लगभग 85% क्षेत्रफल पर वन है। तो याद रखना है 85%, 85.4 आंकड़ा है, एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा। मिजोरम के 85.5 क्षेत्रफल पर वन है। और यदि बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, तो मध्य प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर भी आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश तो आप नहीं ही भूलिएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बनावरण देखें उसमें भी दूसरे स्थान पे, यदि अपने राज्य के कुल क्षेत्रफल पे सबसे ज़्यादा बनावरण उसमें भी दूसरे स्थान पे। तो ये डाटा आपको याद रखना था। और आपको पता होगा कि ये जो मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगली बात आती है कि अभी हाल ही में आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सबने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो सिर्फ रिवीजन करना है। सबसे पहली बात हमें देखना है भारत का स्थान क्या है, प्रथम स्थान पर कौन है और लास्ट पर कौन है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है इसमें लास्ट स्थान पर है अफगानिस्तान, प्रथम स्थान पर कौन है, फिनलैंड, हमेशा रहता है, लगभग हर वर्ष फिनलैंड ही टॉप पर रहता है। और फिनलैंड आपको चर्चा में होगा, सना मारिन आपने सुना होगा नाम, मैंने पढ़ाया भी है कि विश्व की सबसे कम उम्र की जो प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री ये कौन है, सना मारिन। ठीक है, कहाँ की है, फिनलैंड की है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है भारत का स्थान क्या रहा। लास्ट हमने देख लिया अफगानिस्तान, भारत का स्थान इसमें क्या रहा, ये महत्वपूर्ण है। तो भारत का स्थान है 144वां, भारत 144वें स्थान पर है। अफगानिस्तान किसके स्थान पर है, क्योंकि सबसे लास्ट में है, तो हमें पता होना चाहिए कितने देशों के बीच ये आंकड़ा लिया गया। तो अफगानिस्तान का स्थान है 156वां, मतलब भारत 156 देशों में 144वें स्थान पर है, किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट जो है ये आपको महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बात किया जाए इस रिपोर्ट में जो आंकड़ा दिया जाता है, किन पैमानों पर नापा जाता है, किन पैमानों पर इसको मापा जाता है, तो 6 वेरिएबल्स हैं। 6 वेरिएबल्स पर यह तय किया जाता है कि देशों की रैंकिंग दी जाती है। और ये जो देशों की रैंकिंग दी जाती है वो 0 से 10 के बीच में दी जाती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना, 0 से 10 के बीच में रैंकिंग दी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। एक हमारे पर्वतारोही हैं, नाम है सत्यरूप सिद्धांता, इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, सत्यरूप सिद्धांत। क्यों याद रखना है, क्योंकि बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। पिछले दिनों इन्होंने क्या किया था, विश्व के जो महाद्वीप हैं उनकी जो सर्वश्रेष्ठ चोटियां थी उनको इन्होंने फतह किया था। लेकिन अब इन्होंने क्या नया रिकॉर्ड बनाया है कि जो विश्व के सर्वाधिक ऊंचे ज्वालामुखी शिखर हैं, सर्वाधिक ऊंचे ज्वालामुखी शिखर हैं, उनको इन्होंने फतह किया है। किसको फतह किया है, ज्वालामुखी शिखरों को फतह किया है। और कौन कौन से शिखर हैं उनके बारे में बता देता हूं, क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर परीक्षा में मैचिंग में पूछ लिया जाता है शिखर का नाम देके कि किस राज्य, किस प्रदेश से, किस देश से संदर्भित है। तो सबसे पहले आता है ओजस डेल सेलाडो,
ओजस डेल सेलाडो, जिन्होंने सत्यरूप सिद्धांता ने जिन ज्वालामुखी शिखरों को फतेह किया है उन्हीं के मैंने नाम लिख रहा हूं। तो ओजस डेल सेलाडो, किलिमंजारो, आपको बताना है कौन सा किस देश में है, एल्ब्रुस, पिकाको डी ओजी बाबा, और है दमावंद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दमावंद, माउंट दमावंद, गिलोवे, और एक और बचा है, नाम है सिडले। सबके आगे माउंट लगा है, तो माउंट ओजस डेल सेलाडो, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस, माउंट पिकाको डी ओजी बाबा, माउंट दमावंद, माउंट गिलोवे और माउंट सिडले। अब आपको बताना है ये कहाँ कहाँ पर हैं, किन राज्यों में है, किन देशों से संदर्भित हैं। सबसे पहले ओजस डेल सेलाडो की बात आती है, चिले में है, ठीक है। फिर बात आती है माउंट किलिमंजारो, ये तो सबको पता होगा, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, ठीक है। फिर एल्ब्रुस की बात आती है, एल्ब्रुस है रूस में। फिर बात आती है पिकाको डी ओजी बाबा, ये कहाँ पर है कोई बताएगा, पिकाको डी ओजी बाबा, तो इसको आप नोट करिएगा कहाँ पर है, ये आपका होमवर्क है कि पिकाको डी ओजी बाबा कहाँ पर है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। माउंट दमावंद अक्सर पूछा जाता है क्योंकि बहुत कम नाम आता है इसका सामने, तो माउंट दमावंद जो है ये संबंधित है ईरान से, ठीक है। और इस समय ईरान भयंकर तबाही से जूझ रहा है, तो ईरान के बारे में पूछा जा सकता है। फिर नाम आता है माउंट गिलोवे, माउंट गिलोवे जो ज्वालामुखी शिखर है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जिस देश में है वो देश दो देशों में विभक्त हुआ है और एक नया देश बना है। आपको नाम याद आ गया होगा, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर जो देश बना था बोगनविले, सबको पता होगा, बोगनविले नया देश बना है पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर। और पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा है कीना, ये भी आपको पता होगा। अब आपका जो होमवर्क दे रहा हूं, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क प्रायद्वीप से अलग होता है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है, तो किस जल संधि के माध्यम से पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है, ये भी आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब बचा है सिडले। सिडले कहाँ पर है, माउंट सिडले कहाँ पर है, तो ये है अंटार्कटिका में, ठीक है। माउंट सिडले जो है ये अंटार्कटिका में स्थित ज्वालामुखी शिखर है। अब अंटार्कटिका की बात आ रही है, तो अंटार्कटिका में माउंट विंसन भी है, माउंट विंसन भी अंटार्कटिका में है। और माउंट विंसन को फतेह करने वाली पहली एम्प्यूटी महिला जो है, एम्प्यूटी मतलब विकलांग महिला जिनका एक हाथ या एक पैर ना हो, पहली एम्प्यूटी महिला बनी थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा भारत की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, अंबेडकर नगर जिले से हैं। अरुणिमा सिन्हा माउंट विंसन जो अंटार्कटिका में है इसको फतेह करने वाली पहली एम्प्यूटी महिला हैं अरुणिमा सिन्हा। और जब अंटार्कटिका की बात आती है तो अंटार्कटिका में हमारे 2 रिसर्च स्टेशन है, कौन कौन से हैं उनके नाम 2 बार 3 बार बता चुका हूं। एक है मैत्री, दूसरा है भारती, ठीक है। तो मैत्री, दूसरा भारती, ये अंटार्कटिका में स्थित भारत का रिसर्च स्टेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक नाम और याद रखिएगा, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, पिछले दिन बताया भी हूं, काम्या कार्तिकेयन। इनकी उम्र है मात्र 12 वर्ष और इन्होंने हाल ही में जो रिकॉर्ड बनाया है वो आपको पता होना चाहिए। माउंट एंकाकागुआ को फतेह करने वाली सर्वाधिक सबसे कम उम्र की किशोरी हैं काम्या कार्तिकेयन। इनकी उम्र मात्र 12 साल है, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आगे क्या बचा है आपके लिए। तो आप जानते होंगे सुकमा में अभी हाल ही में नक्सल हमला हुआ है। सुकमा में जब देश वैश्विक संकट, पूरा विश्व वैश्विक संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय में एक नक्सल हमला हुआ है। और वो जो नक्सल हमला हुआ है वो हुआ है सुकमा में। कहाँ पर हुआ है, सुकमा में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये सुकमा है कहाँ पर, तो सुकमा जो है ये है छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री देख लिया हमने, छत्तीसगढ़ में है। और आपको पता है जो सुकमा है, यहाँ पर लगभग हमारे 17 जवान, टोटल 17 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ठीक है, और ये जो 17 जवान थे ये कहाँ कहाँ से थे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो जवान थे ये 2 कंपनियों से, पहला कौन सा था, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और दूसरे थे जो हमारे स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स थे 5 जवान थे, बाकी के जवान जो हमारे थे 12, ये थे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। और ये जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में ऐसे व्यक्ति होते हैं या तो जो पहले नक्सली रहे हों, बाद में वो मुख्य धारा में लौट आए हों, या वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उन लोगों को जो भर्ती किया जाता है लोकल पुलिस के, मतलब सुकमा से संबंधित जो भी व्यक्ति रहे होंगे वही लोग इसमें रहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 12 जवान और स्पेशल टास्क फोर्स के 5 जवान यहाँ पर शहीद हुए थे। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि सुकमा है कहाँ पर, सुकमा है कहाँ पर, इसकी स्थिति कहाँ है, मैप पे इसकी स्थिति कहाँ है। उससे पहले सबसे पहले आपको बता दूँ, भारत में अभी 108 से 110 ज़िले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं और ये 10 राज्यों में फैले हुए हैं। यदि इनमें देखें सबसे नक्सल जब सबसे ज़्यादा, इसको 3 कैटेगरी में भारत सरकार ने बांटा है। जो पहली कैटेगरी है वो आपको पता होना चाहिए, इसमें आता है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये 3 बहुत ही प्रभावित ज़िले हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात कर लें, इस कैटेगरी में ये 3 जिले हैं जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं भारत में, वो आते हैं इन्हीं राज्यों से, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, उससे पहले जो है ये आपका सुकमा है। सुकमा यदि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैप तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है, और इसके उत्तर में आता है बस्तर। मैप का यदि आज आप अध्ययन करेंगे, आज जाकर निश्चित रूप से मैप को देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर हैं। सुकमा के उत्तरी भाग में है बस्तर, और ये जो सुकमा है ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है, मतलब जहाँ पर राज्य की सीमा समाप्त होती है वहीं पर ये है, उसी से कुछ दूरी पर है सुकमा। और सुकमा के पूर्वी भाग में है मलकानगिरी, ये ट्राइजेंटर पॉइंट है, मतलब यहाँ पे 3 राज्यों की सीमा आपस में मिलती है, वही क्षेत्र है सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित। जैसे छत्तीसगढ़ में कड़ाई होती है तो लोग चले जाते हैं उड़ीसा, इसी से पूर्व दिशा में है मलकानगिरी। और मलकानगिरी जो है आपको पता है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, कहाँ का, उड़ीसा का। तो छत्तीसगढ़, बस्तर और मलकानगिरी ये तीनों घोर नक्सल प्रभावित जिले हैं। अब इनकी अवस्थिति जब आप देख लेंगे तो आपको कुछ कारण समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर अभी तक सरकारें सफल नहीं हुई हैं इनको रोकने में, इनको रोकथाम करने में क्यों सफल नहीं हुई हैं। क्योंकि समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन वो जो है कनेक्टिविटी उस आधार पर अभी तक मिल नहीं पाई है जवानों को, इस वजह से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके यदि हम पृष्ठभूमि में जाएं तो क्या कारण रहा है नक्सल क्षेत्र का, इन क्षेत्रों में विकसित होने का या इन क्षेत्रों में फैलाव का कारण क्या रहा है। सबसे पहले ये जो क्षेत्र हैं ये जंगल वाले क्षेत्र हैं, वनस्पतियों वाले क्षेत्र हैं, मतलब आम आदमी इनसे जो है कनेक्टिविटी प्रदान नहीं कर पाता है, कनेक्ट नहीं रह पाता है। दूसरी बात आती है कि जनजातियों के जो अधिकार थे, जो यहाँ की लोकल जनजातियाँ थीं, उनके अधिकार को छीना गया था। कहा जाता था कि उनके अधिकारों को कम किया गया है, किसके माध्यम से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था 1980 में। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था। यह कहा जा रहा था नक्सलियों द्वारा कि इसके माध्यम से, और ये सच भी है कि इसके माध्यम से जनजातियों के कुछ अधिकार कम हुए हैं, जैसे लकड़ी बीनना, फल एकत्र करना, पशु चराई आदि कई ऐसे सारे अधिकार जो इससे पहले जनजातियों को मिलते थे वो कम हुए हैं। और इसी का फ़ायदा उठाया वहाँ की जो जनजातियों का, इन्हीं जनजातियों को जो है अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया नक्सलियों ने, और इसमें काफ़ी समन्वित
प्रयास किया गया और वो सफल भी रहे। बाद में इन्होंने क्या किया, इनको हथियार उपलब्ध कराए और अपने जो है अपनी विंग में इनको जोड़ा। तो मुख्य जो इनका कारण था कि इनको जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसके माध्यम से इनके अधिकार को सीमित किया गया। दूसरा, यदि यहाँ पर आप जानते हैं ये जो जिले हैं ये खदानों वाले जिले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खनिज मिलते हैं। तो जो भी जिले हैं जिस प्रकार से जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, यहाँ पे जो जनजातियाँ लोकल हैं उनको उनके निवास स्थान से हटाया जा रहा है और उनको जो है कहीं दूसरी जगह पर बसाया नहीं जाता है, जिससे क्या होता है, विरोध का एक नया कारण जन्म लेता है। दूसरी बात आती है कि जो यहाँ पर इन क्षेत्रों में विकास भी हुए हैं वो इन जनजातीय क्षेत्रों में नहीं हुए हैं, जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी विकास नहीं पहुँच पाया है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण आज भी नक्सलवाद इन क्षेत्रों में जीवित है। यदि हम बात करें 9 साल पहले की, मतलब 2010 के लगभग बात करें तो 2010 में लगभग 200 से ऊपर जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन समन्वित कार्यक्रम केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों के बाद लगभग इसमें आधी कमी आई है, आधी कमी आई है और 200 से रह के ये 100 रह गए हैं। तो हमारा विषय पीटी ओरिएंटेड है, इसके बारे में डिटेल से रवि सर या राघवेंद्र सर बताएंगे आपको नक्सल समस्या के बारे में। और आंतरिक सुरक्षा में आपने पढ़ा ही होगा नक्सल के बारे में, तो हमारा विषय जो है वो नहीं है। अभी हमें क्या देखना है, हमने देख लिया इसकी अवस्थिति कहाँ पे है। अब विभिन्न राज्यों ने नक्सलियों से निपटने के लिए, नक्सल गतिविधियों से निपटने के लिए अपने अलग अलग बल बनाए हैं। जैसे C16 एक बल है, ये क्या है, एंटी नक्सल फोर्स है। कहां पर कार्य करती है ये, गढ़चिरौली, यहां पे भी एक बहुत भयंकर हमला हुआ था, गढ़चिरौली में ये कार्यरत है C16 एंटी नक्सल। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती है, महाराष्ट्र सरकार ने गठन किया है C16 का। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लैक पैंथर नामक एक बल का गठन किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ये क्या करती है, एंटी नक्सल बल है, मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनको रोकने के लिए समन्वित कार्यक्रम चलाती है जो बल, उसका नाम है ब्लैक पैंथर। सिर्फ और सिर्फ एंटी नक्सल कार्रवाइयों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है ग्रे हाउंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आंध्र सरकार का बल है, आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको विकसित किया है, एंटी नक्सल बल है। तो याद रखिएगा C16 महाराष्ट्र सरकार, गढ़चिरौली, ब्लैक पैंथर बस्तर छत्तीसगढ़ एंटी नक्सल, और ग्रे हाउंड एंटी नक्सल ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त रूप से जो बल है एंटी नक्सल, उसका नाम है ग्रे हाउंड। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न पर। आज हमारा जो प्रश्न है अगला, 2 प्रश्नों की चर्चा और हम करेंगे, इसके बाद सोमवार से मिलते हैं, तो सोमवार से डिटेल में आपको चर्चा होगी। ठीक है, आज आपसे जुड़ना था क्योंकि आपको जानकारी देना था कि किस प्रकार से आगे आपकी क्लास चलेगी, तो उसके लिए आज आपके समस्त प्रस्तुत हुआ हूँ। तो 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, उन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सरंग, ये है क्या, इन दिनों चर्चा में था, तो ये सरंग है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक गन है जिसका उपयोग भारतीय आर्मी करती है, भारतीय सेना जो है इसका उपयोग करती है। चर्चा में क्यों है, पहले इसकी क्षमता थी 130 mm कैलिबर, अब इसकी क्षमता बढ़ाकर कर दिया गया है 155 mm कैलिबर। ये आपको पता होना चाहिए कि सरंग क्या है। सरंग जो है भारतीय सेना द्वारा यूज किया जाने वाला, प्रयोग किया जाने वाला एक राइफल है। बनाया किसने था, आयुध निर्माण बोर्ड द्वारा बनाया गया था। अब इस पृष्ठभूमि पे हमने पृष्ठभूमि बना लिया कि हमें क्या पढ़ना है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल से एक समझौता किया है, क्या, हल्की मशीन गन खरीदने के लिए। कितनी खरीद रहे हैं हम, 16,749 हल्की मशीन गन हम खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, इजराइल से खरीद रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इजराइल से इससे पहले हमने क्या लिया था, इससे पहले स्पाइस 2000 बम लिया था हमने इजराइल से, जिसका प्रयोग भी हमने पाकिस्तान पर किया था, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद यदि हम बात करें अमेरिका और रूस के बारे में, तो
जब बात आती है अमेरिका की, पहले बता चुका हूं 2 बार, लेकिन रिवीजन करा देता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अमेरिका से हमने क्या क्या लिया था? अपाचे हेलीकॉप्टर लिया था, फिर हमने लिया था चिनूक की बात किया था। तो अपाचे और चिनूक जो है इसको बनाती है कंपनी जो है बोइंग, और ये जो बोइंग कंपनी है वर्ष 2019 में सर्वाधिक हथियार बेचने वाली कंपनी है। विश्व की सर्वाधिक हथियार बेचने वाली कंपनी है बोइंग, और बोइंग से हमने क्या क्या लिया है? अपाचे और चिनूक। अब बात करते हैं सी हॉक रोमियो। सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर भी हमने खरीदा है अमेरिका से। इसको बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन ये दूसरे नंबर की कंपनी थी जो सबसे ज़्यादा हथियार बनाई है, बेची है 2019 में। तो याद रखिएगा सी हॉक रोमियो, इसको लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अमेरिका की हमने देख लिया। रूस की एक कंपनी है जो टॉप 10 में रही है, उसका नाम है अल्माज आंटी। अल्माज आंटी जो कंपनी है इसने भारत सरकार को क्या दिया है? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हम ले रहे हैं। कहाँ से? रूस से ले रहे हैं। और इसने बनाया किसने है? अल्माज आंटी नामक कंपनी ने बनाया है। दूसरी बात आती है कामो हेलीकॉप्टर हम रूस से खरीद रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। R-27 एयर टू एयर मिसाइल भी हम रूस से ले रहे हैं, ये पता होना चाहिए। चक्र 3 पनडुब्बी हम ले रहे हैं, परमाणु पनडुब्बी ले रहे हैं रूस से, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी राफेल के बारे में आपको जानकारी है ही, वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। तो जो भी सैन्य उपकरण थे उसके बारे में हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने खुद बनाया है पार्थ गन लोकेटर, ये आपको पता होना चाहिए। यदि पूछ ले जाए पार्थ क्या है, तो पार्थ गन लोकेटर है। यदि कोई हमारा दुश्मन है जिसके पास कोई गन है, दिख नहीं रहा है, तो ये जो लोकेटर है कुछ दूरी पहले ही बता देगा कि संबंधित व्यक्ति के पास गन है। तो पार्थ गन लोकेटर भी बनाया गया है। ठीक है, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अभी हाल ही में चंद्रमा के बाहरी वातावरण जिसको बोलते हैं लूनर एक्सोस्फीयर, तो चंद्रमा के बाहरी वातावरण में अभी हाल ही में इसरो ने एक गैस का पता लगाया है। चंद्रमा के बाहरी वातावरण में इसरो ने एक गैस का पता लगाया है और वो गैस है आर्गन 40। आर्गन 40 नामक गैस का पता लगाया है इसरो ने चंद्रमा के बाहरी वातावरण में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसरो की बात आ रही है तो इसरो के बारे में, इसरो का अभी हाल ही में आगामी मिशन था जिसको कैंसिल किया गया है, ये था GSAT 1, और इसको GSAT 1 सैटेलाइट भेजना था। किसके द्वारा भेजना था? GSLV F10 के द्वारा भेजना था। GSLV F10 ये मिशन कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। GSAT 1 सैटेलाइट GSLV F10 के द्वारा भेजना था, कुछ तकनीकी कमियों के कारण इसको अभी रोक दिया गया है। दूसरा रीसेट, इस तरह के प्रश्न में क्या पूछता है कि ये जो हमारी ये सैटेलाइट है किस रॉकेट के माध्यम से भेजी गई, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो रीसेट 2BR इसको किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको भेजा गया था PSLV C-48, PSLV C-48 द्वारा इसको भेजा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पता है इसरो ने रीजनल एकेडमिक सेंटर बनाए हैं। रीजनल एकेडमिक सेंटर बनाए हैं, कहाँ कहाँ बनाए हैं? 4 जगहों पर बनाए हैं। पहला है NIT सूरतकल। NIT सूरतकल कहाँ है, ये आपका काम है, आप बताएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, एक बार बता चुका हूँ। दूसरा है MNIT जयपुर। ठीक है, एक आता है हरियाणा से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, थानेसर। और चौथा है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम में। ठीक है, तो इसरो द्वारा जो 4 रीजनल एकेडमिक सेंटर बनाए गए हैं वो NIT सूरतकल कर्नाटक, MNIT जयपुर, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम में और थानेसर हरियाणा में। अब बात आती है गुवाहाटी की, तो आपको बता दूं IIT गुवाहाटी है।
IIT गुवाहाटी ने इसरो ने एक समझौता किया है, वो भी यहीं पे पता होना चाहिए। तो क्या समझौता हुआ है? तो IIT गुवाहाटी से इसरो ने जो समझौता किया है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल बनाने के लिए समझौता किया है। किससे? IIT गुवाहाटी से। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल विकसित करने के लिए किस IIT संस्थान से समझौता किया है, तो वो जाएगा IIT गुवाहाटी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पता ही है कि भारत सरकार के सहमति के बाद इसरो ने अपनी तकनीकी संपर्क जो इकाई है पहली बार विदेश में स्थापित किया गया है, और वो रूस के मॉस्को में स्थापित किया गया है। और आपको पता है इसरो के प्रमुख हैं के सिवान, और अभी हाल ही में इनको कलाम स्मृति पुरस्कार भी दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तमिलनाडु सरकार ने कलाम स्मृति पुरस्कार से इसरो के चेयरपर्सन के सिवान को सम्मानित किया था। ठीक है, और चंद्रयान 2 मिशन जो हमारा गया था उसके द्वारा एक क्रेटर की तस्वीर भेजी गई थी, और उस तस्वीर का नाम रेडियो भौतिक वैज्ञानिक, भारत के रेडियो भौतिक वैज्ञानिक शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज सिर्फ और सिर्फ आने का उद्देश्य था कि आपको कुछ जानकारी दिया जाए कि आपकी आगे से क्लास कैसे चलेंगी। तो आगे से जो भी आपकी क्लास थी, जो भी आपका निर्धारित शेड्यूल था कि प्रत्येक सोमवार को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, तो प्रत्येक सोमवार को ही आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर मिलती रहेगी। मतलब 2 दिन बाद फिर हम आपसे आएंगे, उस दिन व्यवस्थित बातें करेंगे। आज ज़्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन आपके पास आया था तो सोचा थोड़ी सी जानकारी दे दें, थोड़ा सा आपको अपडेट कर दें, जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी गति उसको मिल जाए। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। जो भी आपसे 1 से 2 प्रश्न मैंने पूछे हैं इस पूरे वीडियो में, उम्मीद करता हूं उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं अपना कि किस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाए, किन मुद्दों को या किन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान में लेकर चला जाए, तो उसके सुझाव के लिए भी आपका जो है आप देना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। बाकी मेरा जो उद्देश्य है वो पीटी ओरिएंटेड का है। मेंस ओरिएंटेड के लिए रवि जी पढ़ाते हैं, शशि जी पढ़ाते हैं और राघवेंद्र सर पढ़ाते हैं। उनकी भी क्लासेस आने वाले कुछ समय में रेगुलर हो जाएंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। आपसे यही निवेदन है कि अपने घर में रहिएगा, बाहर निकलिएगा नहीं। ठीक है, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ पढ़ाई आपकी रेगुलर होनी चाहिए, उसमें भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं सोमवार को।